नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। आज इस चर्चा में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं और जब भी इनके नाम का जिक्र आता है ये दो पंक्तियां बहुत सटीक बैठती हैं। वो कुछ यूं है कि मैं भी छूना चाहती हूँ आसमान, दो पंख मुझे लगा कर तो देखो। इन्होंने जब अपने सपनों को पंख लगाए और फिर जो उड़ान भरी, आज वो उड़ान देश भर के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर, इनकी गिनती तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर्स में की जाती है। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में जी तोड़ मेहनत के साथ देश भर में इन्होंने 33वां स्थान हासिल किया और साथ ही भारत की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मेडल से नवाजा गया। उपलब्धियों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उपलब्धि 2-4 दिन या महीनों में हासिल नहीं होती, बरसों का संघर्ष होता है और उस शिखर तक पहुंचने के लिए संघर्ष की जमीन से शुरुआत करनी पड़ती है। और ये सफर कैसा रहा, इसी पर इनसे खास चर्चा होगी और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस जनता के साथ मिलकर एक बेहतर समाज की संरचना कैसे की जा सकती है। खास चर्चा के लिए लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने न्यूज नेशन को समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ये मेरा भी प्लेजर है। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर टुडे। मैं ये समझती हूँ कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं लक्ष्मी जी, हमने तो वेब सीरीज में और फिल्मों में पुलिस के किरदारों को देखा है और एक छवि सी बन जाती है, लेकिन मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि पुलिस का असली भावार्थ क्या है, क्योंकि आजकल युवा सिर्फ वेब सीरीज और फिल्मों में पुलिस को असल में जान रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर वो कितनी मेहनत कर रहे हैं शायद वो जान भी नहीं पा रहे। मेरी समझ में आम जनता को पुलिस को अपने एक दोस्त के तौर पर लेना चाहिए। पुलिस वो है जो आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, हर जगह खड़ी रहती है, हर मौसम में खड़ी रहती है, हर सड़क पर खड़ी रहती है। तो अगर आप पुलिस को अपने जीवन में देखने के आदी हैं तो ये भी मान के चलें कि वो आपके परिवार का हिस्सा है। दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन विच वी कैन गिव टू अ कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विस विच इज द इंडियन पुलिस। बिल्कुल। और जिस तरीके से पहले हमने गाड़ियां जब जाती थी, बचपन में हम देखते थे वो एक रेड लाइट जलती थी और वो तेज स्पीड से गाड़ियां पुलिस के निकल रही होती, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं और जिस तरीके से भारत डिजिटल क्षेत्र में उन्नति हासिल कर रहा है, पुलिस का जो सेक्टर है उसमें डिजिटलाइजेशन का कितना असर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए भी बहुत जन जन तक पहुँचने में मददगार साबित हो रही है। देखिए, हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने टेक्निकल अपग्रेडेशन के क्षेत्र में नए नए आयाम छुए हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में पुलिस फोर्स को टेक्निकली अपग्रेड करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है और इस दिशा में मॉडर्नाइजेशन फंड्स का इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र की पुलिसिंग में अब हम लोग टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हमारा जितना क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिजिटलाइज है, हमारे जितने रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज्ड हैं। कोर्ट के संग पेशियों को भी जो है वर्चुअल माध्यम से लिंक कराने की कोशिशें अब चालू हैं। आज की तारीख में एट क्लिक ऑफ योर फोन, आपके एक फ़ोन के ऐप में आप देश भर के जितना भी हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल का डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो पुलिसिंग में बहुत बदलाव आया है। मॉडर्न पुलिसिंग को हमने इनकॉर्पोरेट किया है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की तरफ हम बढ़े हैं और आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में माननीय सीएम साहब की अपेक्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस प्रिडिक्टिव पुलिसिंग को असली रूप में, मूर्त रूप में जमीन पर उतारे। बिल्कुल। और चूंकि जब हम नोएडा का जिक्र करते हैं लक्ष्मी जी, कमिश्नरेट बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर क्या बदलते हुए आपने देखा? देखिए, हमारी पुलिस प्रेजेंस तो कमिश्नरेट बनने के बाद काफ़ी बढ़ी थी, लेकिन हमारे जो पुलिसिंग के ढंग थे वो वही तुरे से पुराने रवैये पर चल रहे थे। जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म पर पुलिसिंग को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है, डिजिटलाइज किया है। हमारा जो आईटीएमएस कंट्रोल रूम है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हमारा जो एआई ऑपरेटेड कंट्रोल रूम है, वो आज की तारीख में फुली फंक्शनल है। हम एक संग आज की तारीख में सभी 27 थानों में वीडियो वॉल स्थापित कर चुके हैं। 35,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को हम लोगों ने लिंक करवाया है और पुलिसिंग में हम उनकी मदद ले रहे हैं। सो नेचुरली वी हैव पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड लेट्स होप इट विल बी अ गुड जर्नी फ्रॉम। तो आपको लगता है कि कमिश्नरेट बनने की जो पहल थी वो बहुत ज़रूरी थी? यहाँ ज़रूरी थी। ये एक अर्बन मेट्रोपॉलिटन सेंटर बन के उभरा है, टेक्नोलॉजी हब बन के उभरा है, इंडस्ट्रियल हब बन के उभरा है, नॉलेज हब बन के उभरा है। मोर देन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं रोज़ाना आउटपुट, इनपुट, इनग्रेस, आउटग्रेस करते हैं हमारे जनपद में। 44 लाख से करीब हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन और रेसिडेंट पॉपुलेशन को मिला के आज की तारीख में हमारी पॉपुलेशन हो जाती है। ऐसी दृष्टिकोण से हमें अपने टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बनाना है
और वो पुलिसिंग का एक डिसेंट लेकिन बड़ा सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड तरीका भी हमको अपनाना है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लक्ष्मी जी, आपकी और आपकी टीम ने कई इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, बाल संरक्षण को लेकर हो, स्लम्स में बच्चों को पढ़ाना हो, इन सब पर भी विस्तार से आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या खासतौर पर मेट्रो सिटीज़ में होती है, वो तो ट्रैफिक की होती है। पुलिस की तरफ से कई नियम बनाए जाते हैं, कई ट्रैफिक रूल्स हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। हाल ही में आपने भी कई कैंपेन्स इसको लेकर चलाए हैं, और आपका जो सबसे लेटेस्ट कैंपेन है कि आप सेकंड्स नहीं ज़िंदगी बचाइए और अपनों के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, इसके बारे में बताइए कि कैसे ये मददगार साबित होगा और कैसे ये तस्वीर को बदलेगा। देखिए, पिछले 5 सालों के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के डेटा का हमने एनालिसिस किया था। पिछले साल हमारा जो इतना ध्यान था वो बेसिक ट्रैफिक रूल्स के एनफोर्समेंट पर था, हेलमेट ड्राइविंग एंड सेफ ड्राइविंग पर था। बाद में हमने ये एनालाइज किया कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग लेन ड्राइविंग और रॉन्ग कट से एक्सप्रेसवे से चढ़ना, एक्सप्रेसवे से उतरने को लेके हो रहे हैं। ये अर्बन मेट्रोपॉलिटन सेंटर है, इसमें अगर हम अवेयरनेस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, लोगों को थोड़ा सा रियलाइज़ करवा दें कि वो जो कर रहे हैं छोटा सा समय बचाने के लिए, वो दूसरों की तो छोड़ दीजिए, अपने लिए घातक हो सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव नेम्ड दिस कैंपेन बी सेल्फिश कैंपेन। आप जब भी सड़क पर किसी रॉन्ग कट को लेने की सोचें तो 10 सेकंड के लिए एक बार अपने परिवार को ज़रूर याद करिए। 10 सेकंड के लिए जो आपका इंतज़ार कर रहा है घर पर, उसको ज़रूर याद करिए। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि लोगों में एक बार जब ये अवेयरनेस सीप इन कर जाएगी तो हमारे ये कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। एनफोर्समेंट के सहारे ही ट्रैफिक नियमों का पालन कराने से उतनी सफलता नहीं मिलती है। सो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद दिस कम्युनिटी पुलिसिंग अप्रोच कि हम पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, जिसकी कड़ी में जो है ये हमारा अभियान चल रहा है। जब भी आप सड़क पर कोई गलत कदम उठाएं तो थोड़ा सा ठहरें, 2 सेकंड के लिए अपनों के बारे में सोचें एंड बी सेल्फिश। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूर। हालांकि हम कहते हैं कि सेल्फिश नहीं हो रहा, लेकिन बात जब अपने अपने परिवार की होती है तो व्हाई नॉट। आप ट्रैफिक नियमों को कैसे पालन करवाएंगे? व्यक्ति जब अपने बारे में सोचेगा तभी वो 10 सेकंड के लिए वो उतना कॉशन लेगा। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बेहतर पुलिसिंग मॉडल ये होगा, या इसमें अभी और भी काम है जो होना बाकी है? कई और ऐसे प्रोजेक्ट जिस पर आपकी टीम काम कर रही है? देखिए, ये हम लोगों का बेस्ट कम्युनिटी पुलिसिंग अप्रोच है। किसी भी अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आपको सिविलाइज्ड पुलिसिंग का रूप दिखाना है तो वो कम्युनिटी ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। यूपी सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो सबसे बेस्ट उदाहरण है आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग का, कम्युनिटी अप्रोच का, जहाँ पे हम 3 जरिए से समस्या की जड़ पर प्रहार करते हैं। पहला, हम उसमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। दूसरा, हम लोगों को एजुकेट करते हैं उनके लीगल राइट्स के बारे में। और तीसरा है एनफोर्समेंट। इसमें एनफोर्समेंट भी साइड साइड चलता है, लेकिन वो जितना छोटा अंग होता चला जाएगा, इसका मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से समझदार पुलिसिंग की तरफ आगे बढ़े हैं। विमेन सेफ्टी को लेके भी मिशन शक्ति के क्रम में हम लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था पिछले साल, और जिसके इस वर्ष 1 साल पूरा होने पर बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम अराइज होने पर मीडिएशन कराने का प्रावधान है। जो अभी तक रूडिमेंट्री पुलिसिंग में होता रहा है, मीडिएशन पुलिस वालों की तरफ से होता रहा था, जिसके लिए राज्य सरकार ने महिला हेल्प डेस्क को भी इनिशिएट किया था प्रत्येक थाने में। हमने ये पाया अपनी एनालिसिस में कि महिला हेल्प डेस्क में छोटी छोटी समस्याओं का तो हल निकलता है, लेकिन जहाँ पर भी आपके स्पेशली इस अर्बन सिनेरियो में कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज अराइज होते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प से वो इश्यूज जल्दी रिजॉल्व होते हैं। तो हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के संग MOU साइन किया, और MOU साइन करने के बाद उनके एक्सपर्ट्स को, उनके रिसर्च स्कॉलर्स को अपने एक सेंटर में बैठाया। कैफ़े रिश्ता हमने खोला, जिसमें कि मीडिएशन जो हो एक पुलिसिया माहौल में ना हो, एक बड़े अच्छे एम्बियंस में, अच्छे पढ़े लिखे माहौल में आप बैठिए, चाय पीजिए और अपनी समस्याओं पर चर्चा करिए। इस चाय की चर्चा से और इस मीडिएशन करने से आप देखेंगे कि पिछले 1 वर्ष में इस FDRC सेंटर पे जो हमारे पास 200 से अबव कंप्लेंट्स आई, उसमें मात्र 11 में हमने FIR लिखी, यानी कि ओनली 11 केसेस वे अनरिजॉल्व्ड। बाकी सबका बड़ा एमिकेबल और अच्छे सोल्यूशन के संग सॉल्व हुई, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, लोग अपने अपने घर खुशी खुशी गए। हमने 100 से अधिक, 150 से अधिक परिवारों को टूटने से बचाया है। अब हमारी इसी कड़ी में आगे क्या रहेगा कि वी आर ओपनिंग अप अ क्लिनिक एट एमिटी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इन जोड़ों को अगर फर्दर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 6 महीने 8 महीने तक उनको फ्रीली अवेलेबल रहे, नंबर 1। नंबर 2, इसी को अब हम दूसरी कड़ी में लेके जाएंगे, जहाँ पे हम रेप सर्वाइवर्स और उनके परिवार वालों की एक होलसम काउंसलिंग,
जिसमें ना केवल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, सोशल काउंसलिंग हो, मेडिकल काउंसलिंग हो, लीगल काउंसलिंग हो, उनको लीगल एड की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो लीगल एड हम उनको प्रोवाइड करा सकें। इसको भी लेके एक होलसम काउंसलिंग का पैकेज ऑपरेशन अपराजिता के नाम से हमने अभी लॉन्च किया है और आशा करते हैं कि हम उसमें भी इसी सक्सेस रेट को दोहराएंगे। बिल्कुल, और आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया, जिसमें चाय पर चर्चा का आपने जिक्र किया कि एक फ्रेंडली अप्रोच हम जनता को दे रहे हैं। फिर आपने जिक्र किया सेटअप करने का क्लिनिक अलग यूनिवर्सिटी में, अगेन वहाँ पर पुलिस के साथ एक दोस्ताना रवैया देखने को ताकि मिले। और तीसरा जिसका जिक्र किया कि आप हर तरीके से अप्रोच जो है रेप विक्टिम के साथ रखेंगे ताकि हर तरीके से आपके साथ वो परेशानी को साझा कर सके। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये बनता है, एक दौर हमने देखा कॉलोनियल पुलिसिंग का, जिसने कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ डेंट दिया है पुलिस के रिश्ते को जनता के साथ, क्योंकि खौफ सा उस रूटीन में पुलिस के जनता के बीच में बन गया। लोग डरते हैं पुलिस के नाम से, बचते हैं अपनी समस्या को उनके साथ साझा करने से। उन्हें लगता है कि उल्टा हमसे सवाल होंगे या फिर हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं कि जनता के साथ एक फ्रेंडली अप्रोच दोबारा से स्थापित किया जा सके? देखिए, ये जो पुलिस और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से ट्रस्ट के इश्यूज अराइज करते हैं। और किसी भी डेवलप्ड कंट्री की पुलिसिंग आपकी ट्रस्ट डेफिसिट के साथ डेवलप नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ कानून में ही ऐसी व्यवस्थाएं थी। जो पहले हमारे कानून थे वो थोड़े से नकारात्मक अवधारणा पर स्थित थे, पीपल सेंट्रिक नहीं थे, विक्टिम सेंट्रिक नहीं थे, ट्रॉमा सेंट्रिक नहीं थे। जो भारत सरकार ने अब नए कानून लाई है उसमें उन्होंने विक्टिम को और ट्रॉमा को जो है कोर इशू बनाया है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आज के मॉडर्न सेटअप में अराइज कर रही हैं उनको एड्रेस किया गया है, उनका समाधान दिया गया है। इसके साथ ही हम लोग को ये मानना है कि अगर हम हर गली में खड़े हैं, हर चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन पब्लिक अगर हमें दोस्त की तरह देखने लग जाए तो मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट अपने आप समाप्त होने लगेगा। उसके लिए हमको अपना एक मानवीय स्वरूप तैयार करना है और जनता के समक्ष उसको लाना है कि हम जरूरत पड़ती है तभी डंडा चलाते हैं, वरना हम आपके समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ योर हैंड। हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम अंत तक उसको लेकर जाएंगे और आपकी समस्या सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट विच वी आर लुकिंग फॉर टू जनरेट and to create a goodwill for police. मुझे लगता है कि आज आपके मैसेजिंग के जरिए दर्शकों तक भी ये मैसेजिंग पहुंचेगी, संदेश पहुंचेगा कि पुलिस आपकी सहायता के लिए है और तमाम तरीके के कैंपेन्स आप ही के लिए लागू किए गए ताकि आप नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें। लेकिन जब बात मेट्रो सिटीज़ की चूंकि होती है, नोएडा के आप कमिश्नर हैं, ट्रैफिक की समस्या है, आप उसको लेकर कैंपेन्स ला रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आज के दौर में और देश भर में कहें साइबर क्राइम्स की तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फ्रॉड, स्कैम, डिजिटल अरेस्ट। एक महिला अधिकारी के तौर पर आप इसको क्या एक चुनौती के तौर पर देखती हैं? किस तरीके से इसको डील कर रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ी उभरती हुई चुनौती साइबर क्राइम है। दिस इज वन काइंड ऑफ क्राइम विच हैज गॉन अप, नंबर वन। नंबर टू, myriad waves of occurrence of this crime has happened. एक तरीका जब तक पुलिस सॉल्व करना सीखती है तब तक वो दूसरे तरीके पर जंप कर जाते हैं, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो पहला क्या है कि हमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपने विभाग के अंदर में, जिसमें पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। भारत सरकार ने की चिंता आप इससे समझ सकती हैं कि उन्होंने एक ऑल नेशन हेल्पलाइन 1930 को लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक थाने में, पहले हमारे यहाँ यूपी में 2 ही थाने थे, एक लखनऊ में होता था और एक नोएडा में होता था, जिसमें आप पूरे यूपी भर के क्राइम को, साइबर केसेस को रिजॉल्व कराते थे। आज की तारीख में प्रत्येक थाने में 1584 थानों में जो है साइबर हेल्प डेस्क इनिशिएट कर दी गई है, स्टार्ट कर दी गई है। लोग अपनी साइबर कंप्लेंट्स को वहाँ लेकर जाते हैं, रजिस्टर कराते हैं और उन्हें पहली हमारी जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है उसमें उनको पहला पुलिस इंटरवेंशन वहाँ से मिल जाता है। नोएडा पुलिस ने इसी क्रम में एक हेल्पलाइन यहाँ पे स्टैब्लिश की है, एक यहाँ पे मुख्यालय में हमने एक सेंटर डेवलप किया है और हम भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज की सहायता से एक यहाँ पे फुल्ली फ्लेज्ड टेक्निकल लैब भी स्टैब्लिश करने के प्रोसेस में है, जिससे कि साइबर क्राइम को रिजॉल्व करने में हमें सहायता मिल सके। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज कर रही है, इसके लिए हमें अपने भी पुलिस कर्मियों को ट्रेन करने की ज़रूरत है और पिछले 6 माहों में हम लोगों ने इसके वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, सो दैट वी ऑल्सो नो, द पुलिस वाला ऑल्सो नो हाउ टू टैकल दो साइबर क्राइम्स एंड हाउ टू गो अबाउट विद द इन्वेस्टिगेशन। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसको टास्क फोर्स की तरह लेके और इससे लड़ना सीखेंगे और इस पर काबू पाना सीखेंगे। तो तमाम जो हेल्पलाइन नंबर्स का आपने जिक्र किया, अक्सर एक पत्रकार होने के नाते भी जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोगों का यही सवाल होता है, मैडम कॉल ही नहीं लगता, बहुत बिजी आता है। सोशल मीडिया पर भी कई तरीके के वीडियोस हैं जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स जानकारी देते हैं कि महिला हेल्पलाइन नंबर ये है,
अग्निशमन नंबर ये है, पुलिस का इमरजेंसी नंबर ये, लेकिन वो नंबर्स नहीं लगते हैं। आपको लग रहा है, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ आंकड़ा, एक दिन में कितने कॉल्स आ जाते होंगे, ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है? देखिए, ये बहुत भारत सरकार का फुली फ्लेज्ड सिस्टम है 1930, जिस पर देश भर की कॉल्स लैंड करती हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि 1930 को अप्रोच करने में दिक्कत आ रही है, आप नियरेस्ट थाने पहुंच जाइए, वहाँ पे साइबर हेल्प डेस्क है, वो आपको तुरंत लिंक करवा देंगे, ईमेल के जरिए लिंक करवा देंगे, हमारे भारत सरकार के जो ऐप्स हैं उसके जरिए लिंक करा देंगे। आपकी समस्या को न केवल लिखेंगे बल्कि उसको तुरंत इंटरवीन करवा देंगे एंड यू विल गो सेटिस्फाइड। होता क्या है कि आज की तारीख में बहुत सारे साइबर क्राइम बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स के द्वारा संचालित नहीं हैं। वी हैव एन अप्रीहेंशन दैट मोस्ट ऑफ द प्रोसीड्स जो इससे पैदा होती है साइबर क्राइम से, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है। इसलिए नेशन की सिक्योरिटी को भी ध्यान रखते हुए इस कैटेगरी ऑफ क्राइम से हार्शली डील करना हमारे लिए भी ज़रूरी है। और चूंकि नोएडा की हम लगातार बात कर रहे हैं, साइबर हब है यहाँ पर, कई बड़े आईटी कंपनीज यहाँ पर हैं, एक बहुत बड़ी आबादी उन लोगों की जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आते हैं और एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण लोगों की भी यहाँ पर है। ऐसे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को संभाल के रखना, ऑन ट्रैक सारी चीज़ों को रखना, ये कैसा प्रोसेस लगता है और कितना डिफ़िकल्टी होता है एट टाइम्स जब एक मोर्चे पर कुछ हो रहा है, दूसरे मोर्चे पर भी कुछ हो रहा है? देखिए, ये नोएडा है, 24 घंटे चलने वाला शहर है और हमारी कोशिश है कि 24 घंटे इसको बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और पीसफुल एनवायरनमेंट में चलना चाहिए। ये बात सही है कि यहाँ पे हर घंटे में कुछ ना कुछ होता है और द क्लॉक कीप्स ऑन टिकिंग एवरी नाउ एंड देन। हाउएवर, हमें इसके लिए जो है तैयार रहना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने जो अपना काम किया है वो ये किया है कि एवरी लेवल ऑफ पुलिस, ना केवल सीपी बल्कि नीचे से नीचे जो हमारा बीट का कर्मचारी है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। उसको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि हाउ टू डील विद द पब्लिक और आप उसको कैसे क्राइसिस रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमने क्या किया है कि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में भी काफ़ी इसमें सुधार करके हम लाए हैं। टाइम फ्रेम बाउंड किया है, हमारे ऑफिस में एक सेल बनाया गया है, डीसीपी जोनल्स जो डीसीपीज हैं उनके ऑफिसेज में सेल बनाए गए हैं जो पब्लिक ग्रीवांस को ही 24 घंटे मॉनिटर करते रहते हैं। एक बार आपका ग्रीवांस की नोटिस टेकन हो गई और आपने उसमें मौके पर विजिट कर लिया तो फरियादी भी को भी संतोष हो जाता है कि पुलिस आई साहब अब कुछ हो जाएगा और आप एक्शन का फॉलो अप लेते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में लगातार हम अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाए रखे हैं और इस माह में जो है हमारे 26 में से जो है 24 थाने नंबर 1 आए हैं। जब आप पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होने लगते हैं और लोगों की शिकायत सुन पर उन पर टाइम फ्रेम के अंदर अंदर काम करने लग जाते हैं तो उसका फायदा ये आता है कि पब्लिक में पुलिस के प्रति रिजेंटमेंट समाप्त होने लगता है। दूसरा, बहुत सारी क्रिटिकल हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं, मेरा मानना है कि नेगोशिएशंस के जरिए उनका समाधान खोजा जाना चाहिए और अगर हम बैठ के किसी समस्या के समाधान पर पहुँचते हैं तो उसको काबू पाने में हमें आसानी होती है। बहुत सारे ऐसे यहाँ ट्रिकी हैं, जैसे आप एक देखेंगे बहुत सारे क्राइम रिपीटेड होते हैं। अगर हम उस क्राइम की जड़ तक ना पहुँचे तो हम लोगों ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, जो हमारे स्लम्स में रहने वाले, लेबर कॉलोनी में रहने वाले बच्चे हैं, एडोलेसेंट एज के हैं और जिनका मिसगाइड होने की पूरी संभावना रहती है, हमने उनको भी किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जोड़ने के प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं विद द हेल्प ऑफ एनजीओज, विद द हेल्प ऑफ लाइक माइंडेड कॉरपोरेट इनिशिएटिव्स। उनके CSR फंड्स को हमने वी हैव बेग्ड देम टू कम आउट एंड हेल्प अस। उसका फ़र्क क्या पड़ता है कि जब बच्चे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं तो इंसिडेंसेस ऑफ क्राइम दे गो डाउन। जो शिक्षा वैन आप लोगों ने शुरू की हुई स्लम के बच्चों के लिए हमने शुरू किया है, लड़कों के लिए हमने शुरू किया है। अगर हम उन तक पहुंचेंगे तो इसका कोई उनके पास रास्ता ही नहीं है कि क्राइम की दुनिया में जाएं। लेट देम बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमने उनको स्कूलों में भी दाखिले करवाए हैं। शिक्षा पाएंगे, आप देखेंगे कि सोसाइटी से हर तरह की ईविल और मेलेस को हम जड़ से समाप्त कर दें। बिल्कुल। और जब से आप नोएडा में यहाँ पर आए तब से लेकर आज तक आपने नोएडा को कितना बदलता हुआ देखा है? नोएडा बदल रहा है। मैंने जैसे कहा आपसे 24 घंटे चलने वाला शहर है और मुझे लगता है कि जो भी बदलाव आ रहे हैं वो अच्छे के लिए बदलाव आ रहे हैं। हमको अपनी पुलिसिंग को भी उस हिसाब से स्तर में बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपनी रीच को बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की ज़रूरत है। इस दिशा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो चीज़ें आ रही हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल हब्स यमुना अथॉरिटी में डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर नए थानों की स्थापना के लिए, नई ट्रैफिक लाइन्स, नए पुलिस सेटअप की स्थापना के लिए हम लोग प्रयासरत हैं
और जल्दी उसको हम लोग पूरा करके लेके जाएंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और वहाँ पर भी हमको नए नए पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स बनाने की ज़रूरत है, जिस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं और आशा करते हैं कि नोएडा की अपेक्षाओं के अनुरूप हम अपनी पुलिसिंग के स्तर को बढ़ाने में सक्षम हों। तो जो पुलिस की पहले छवि थी लक्ष्मी जी, वो बदलती हुई आप देख रही हैं? क्या आम आदमी अब फियर फ्री यानी बिना किसी डर के पुलिस के पास आता है एक दोस्त के रूप में? बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। हम लोग RWS में हर हफ्ते कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं, साइबर टॉक्स कराते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की टॉक्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, मीटिंग्स कराते हैं और RWS के माध्यम से हम सिटीजन्स के टच में रहते हैं। जो हमारा यूपी पुलिस का 112 के माध्यम से सवेरा ऐप लॉन्च किया गया है, उसको भी नोएडा में हम बुजुर्ग सिटीजन्स, एल्डरली सिटीजन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं और उसके माध्यम से हम उनको भी रीच आउट करते हैं। हमारे बहुत सारे यूथ डिजिटल वॉलंटियर्स के तौर पर हमसे जुड़े हैं, जिसके माध्यम से हम अपने प्रोग्राम्स के बारे में उनको एजुकेट करते हैं और उनमें हम अपनी अवेयरनेस फैलाते हैं, जिसका ये नतीजा निकला है कि थोड़ा सा मुझे ये महसूस होता है कि पुलिस के प्रति एक सकारात्मक माहौल बना है और आशा करते हैं कि पुलिसिंग का स्टैंडर्ड देके जब भी पीपल सेंट्रिक रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा, लोग उससे जुड़ेंगे, लोग उससे दूर नहीं भागेंगे। और बिल्कुल, और जब लॉ एंड ऑर्डर की लगातार बात होती है तो सीएम योगी भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब वो समीक्षा करते हैं तो किस तरीके के निर्देश रहते हैं? देखिए, हमारे सीएम साहब बहुत ही जनोपयोगी और जनता के लिए ही सोचने वाली विचारधारा के हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से उनकी प्राथमिकता रहा है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल की उनकी नीति सभी को अब बिल्कुल हम लोगों को पता चल गई है, हमने उसको आत्मसात कर लिया है। उनकी जो भी समीक्षा बैठकें होती हैं उसमें हम लोगों को बहुत स्पष्ट निर्देश दिया जाता है और उनके भी यही प्रायोरिटी रहती है, जनता के ग्रीवांस सुने जाने चाहिए और समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से, क्वालिटेटिव मैनर में उसका निस्तारण होना चाहिए। आप जो भी पुलिसिंग करने जाएं, कोई भी अब्यूसिव पुलिसिंग ना हो, बड़े शालीनता के साथ उनसे मिलिए, उनकी बात सुनिए और उनकी समस्या का समाधान कराइए। इसी उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क को प्रत्येक थाने में खोला गया था। साइबर क्राइम के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको समाप्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप इसी से समझ सकती हैं कि अब हमारे पास रेंज के स्तर पर भी साइबर लैब्स के इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं। साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए हैं कि हमारे पास पहले पूरे प्रदेश में एक ही फोरेंसिक लैब होती थी, क्योंकि हम अपने इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक एविडेंसेस के बिना क्वालिटी नहीं ला सकते हैं। और अब उसका नतीजा क्या होकर आया है कि अब हमारे पास हर जिले में ही फोरेंसिक लैब होने के प्रस्ताव हो गए हैं और उस दिशा में काम आगे बढ़ गया है। रेंज पर फोरेंसिक लैब्स ऑलरेडी आ गई हैं। तो वो एक मॉडर्न पुलिसिंग की अवधारणा को यूपी में जमीन पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग भी उनके इस दिशा में हाथ को समर्थ करें, सपोर्ट करें और मजबूत बनाएं। बिल्कुल, और जो तमाम निर्देश आपको मिलते हैं, मैं समझती हूँ कि एक पुलिस अधिकारी के लिए और महिला अधिकारी के लिए समान होते होंगे, उसमें किसी तरीके का अंतर नहीं होता। लेकिन चूंकि आप एक महिला अधिकारी हैं और बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा संवेदनशील होने की उम्मीद एक महिला अधिकारी से ज्यादा कर ली जाती है, तो आप अपनी भूमिका के साथ कैसे उस वक्त न्याय कर पाती हैं? मेरा अपना मानना है कि पुलिस की सर्विस में आने पर जस्ट बिकॉज यू आर एन IPS ऑफिसर, आपको अपनी सेंसिबिलिटीज छोड़ना नहीं चाहिए। महिला होने के नाते हमारी जो संवेदना है वो बहुत सशक्त है और अगर हम अपनी डे टू डे पुलिसिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अनुस्यूत कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो। हमें उससे कभी भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जहाँ भी हम पोस्टेड रहे हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है और मुझे लगता है कि शायद महिला होने की वजह से ही लोग मेरे पास ज़्यादा आते हैं, समस्या सुनाने के लिए ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये पुलिस में आना, एक महिला अधिकारी बन जाना, इस सफ़र की शुरुआत कहीं से हुई होगी? व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। लखनऊ के स्कूल से आप शुरुआत करती हैं, फिर आप इंजीनियरिंग करती हैं, फिर आप UPSC। मुझे लगता है UPSC जब आपको क्रैक करना होता है, एक माइंडसेट बचपन से इंसान का होता है, तो पहले से आपने भी सोच के रखा था? यूनिफॉर्म सर्विसेज का चाव था मुझे, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड और मुझे लगता था कि आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आर्मी में उस समय शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वीमेन खुले नहीं थे। आई गॉट सेलेक्टेड, दिस वॉज अ गुड चॉइस और मुझे इस सर्विस में आने का बहुत खुशी है। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप डेली किसी ना किसी को हाथ बढ़ाकर राहत दे सकते हैं और अगर आपने किसी की भी समस्या हल कर दी, रोते हुए चेहरे पर आप थोड़ी सी मुस्कान लेकर चले आए, तो आई थिंक इट इज़ अ डे वेल स्पेंट। संतोष मिलता है और जहाँ पे संतोष मिलता है वहाँ पे ज़िंदगी में बड़ी खुशी रहती है। अच्छी नींद भी आती है।
लेकिन जो युवा है खास तौर पर, जिस तरह की खबरें, चूंकि आप भी उनसे बहुत अवेयर रहती होंगी, एक बड़ी इंस्पिरेशन इस वक्त हमारे साथ है और हमारी कोशिश भी ये है कि आपके माध्यम से उन युवाओं तक इस संदेश को पहुंचा सके जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अगर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है तो उसके बहुत सैड रिजल्ट्स भी समटाइम्स हमें देखने को मिलते हैं, कहीं सुसाइड केस हम देखते हैं। उसको लेकर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मुझे 2 चीज़ें कहनी है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया और उन 2 नियम कहिए, सिद्धांत कहिए, से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली। पहला, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको कोई तब तक रन डाउन नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ही ज़मीन पर गिरने और झुकने के लिए तैयार ना हो। सो इफ़ यू आर मेंटली टफ, योर विल पावर इज स्ट्रॉन्ग, नोबडी कैन रन यू डाउन। नंबर 1। नंबर 2, ज़िंदगी किसी एक कंपटीशन से या किसी एक प्रतियोगी परीक्षा से तय नहीं होती है। हम लोगों के समय में बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज के युवाओं के सामने उड़ने के लिए पूरा आसमान खाली है। अमटीन नंबर ऑफ आपके पास एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप जाएं। आपका टैलेंट जिस दिशा में है उसको पहचानिए। सिर्फ वो काम मत करिए जो आपका पड़ोसी कर रहा है। आप अपने टैलेंट को पहचानिए और आप उस टैलेंट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का एक रास्ता तय कर लीजिए। कोई भी जॉब छोटा नहीं होता, कोई भी जॉब बुरा नहीं होता और बड़ा नहीं होता। आप उसको छोटा बना देते हैं, आप उसको बड़ा बना देते हैं। तीसरा, किसी के साथ अपने को कंपेयर मत करिए। हम जब सर्विस में गए थे तो हमारे यहाँ इंडियन पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग में मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स के उस समय, आज की तारीख में नहीं, उस समय जजमेंट के क्राइटेरिया सेम होते थे। जितना उनको दौड़ना है उतना हमें दौड़ना है, जितना उनको पिट्ठू उठाना है उतना हमें भी उठाना है, जितना उनकी विगरस ट्रेनिंग होगी उतनी हमारी भी होगी। तो लिहाजा आप अपने को अगर दूसरों से मापने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो पैमाना हमेशा आपसे बड़ा ही मिलेगा। तो आप अपने को अपने से मापिए। आज मैं यहाँ पे हूँ और हफ्ते बाद मैं क्या उससे आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मेरे में ये काबिलियत है कि हफ्ते भर बाद मैं अपने में कुछ सुधार कर सकता हूँ, आई थिंक दैट इज़ अ लाइफ वेल स्पेंट। सारी ज़िंदगी हम दूसरों को देखते रह जाते हैं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती हम अपने अंदर झांक सकें। टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। द डे यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यू विल लव एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ। और कॉम्पिटिशन हो तो भी वो खुद से हो। खुद से। आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं अब लक्ष्मी जी जो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिमांडिंग है और 24/7 जॉब है ऑलमोस्ट। घर गृहस्थी भी आप चलाती हैं, आपका एक पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। हाउ डू यू मैनेज इट? आप कैसे सामंजस्य बिठा पाती हैं? As I said, if you love your life, you will find time for everything. ये सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है। घर से भी वी आर लकी, घर से भी हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। पीपल हैव ट्रस्ट इन अस एंड दे नो कि अगर बच्चे में भी ये समझदारी होती है, वर्किंग मदर्स की लाइबिलिटीज़ को बच्चे भी समझने लग जाते हैं। कभी कभी हम लोग ज़रूर मिस करते हैं एंड उसकी गिल्ट फीलिंग भी होती है। आप जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उसकी भी गिल्ट फीलिंग होगी, घर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उसकी भी गिल्ट फीलिंग होगी। बट देन यू लर्न टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ज़िंदगी में मैच्योरिटी तभी आती है जब लाइफ की प्रायोरिटीज़ बदलती रहें। आपकी 20 साल की उम्र में जो प्रायोरिटी थी 40 साल की उम्र में वो प्रायोरिटी नहीं रह सकती। सो यू शुड नीड टू इवॉल्व एंड मैच्योर एंड ग्रो अलॉन्ग विथ योर लाइफ। और मुझे खुशी है, दुख रहता है, बट इट्स ऑन एंड होल इट्स अ गुड लाइफ। तो ये जो पुलिस अधिकारी वाला एक ऑरा ये घर में निकलता है, मतलब आपसे डरते हैं घर वाले? कोई नहीं डरता। ये होना भी नहीं चाहिए। आपको अपना जॉब अपने ऑफिस में छोड़ के अपने घर जाना चाहिए, तभी वहाँ पर भी ज़िंदगी आपकी एक क्वालिटेटिव अच्छी लाइफ रहेगी। अगर आप 24 घंटे इसी अफसर के ही अवतार में रहेंगे तो फिर आप उसी सिंड्रोम में ही मजदूर स्लेव बन के रह जाएंगे। व्हेन वी आर एट होम, जब मैं अपने घर पर होती हूँ, आई एम जस्ट अ कॉमन लेडी। मैं घर में माँ हूँ, पत्नी हूँ, हर रिश्ता मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ एंड इट इज़ अ गुड थिंग। ऑफिस को कभी भी घर में नहीं लेके जाना चाहिए, घर को कभी ऑफिस में लेके नहीं आना चाहिए।
दैट्स अ मंत्रा। दैट्स अ मंत्रा। और एक छवि ये भी होती है आईपीएस ऑफिसर, नॉट ओनली आईपीएस ऑफिसर, आप पुलिस हैं यानी तेज तर्रार हैं, कड़क हैं, लेकिन आपका भी कभी कभी लो फेस होता होगा, कभी कभी आपको भी मन करता हो किसी और चीज़ में इंडल्ज होने का। आपकी पर्सनल कुछ हॉबीज अगर मैं जानना चाहूँ, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद वो करते हैं? रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये जो जॉब है, पुलिसिंग का जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, मेंटली स्ट्रेसफुल है, फिजिकली डिमांडिंग है, स्पिरिचुअली आप कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप अपनी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ नहीं परस्यू करते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप मेंटल बैलेंस बना के नहीं रख सकते। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं लिखती भी हूँ, आई पेंट, मैं बच्चे के संग खेलती भी बहुत हूँ, हम म्यूज़िक भी बहुत सुनते हैं। एंड कोई ना कोई एक हॉबी, मैं सभी ऑफिसर्स को भी ये कहती हूँ, कोई ना कोई एक हॉबी आपको जो सबसे पसंद हो वो अपनी ज़िंदगी में अपने अहम हिस्सा बना के साथ में लेके चलना चाहिए। आपके माइंड को खुश रखना उसी से होगा। चूंकि मैं समझती हूँ कि आपका शेड्यूल भी बहुत बिजी है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आगे आने वाले समय में पुलिस की तरफ से और कौन से नए कैंपेन्स देखे जा सकते हैं, और जो अभी रनिंग में भी उसको लेकर आप जनता से क्या सीख करेंगे एक पुलिस डिपार्टमेंट के तौर पर कि आप भी आगे आइए, मदद कीजिए ताकि एग्जीक्यूशन जो हो वो 100% हो सके? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा, मैं जनता से ऑपरेशन अपराजिता में मदद करने के लिए ज़रूर अपील करूँगी। दूसरा, जो हमारा बी सेल्फिश कैंपेन चल रहा है, लेन ड्राइविंग हमारी नोएडा में आज की तारीख में प्रायोरिटी बनने जा रही है। सेफ लेन ड्राइविंग को हम इस साल प्रोजेक्ट करेंगे और आशा करते हैं कि उसकी वजह से एक्सीडेंट के कॉजेस में नंबर्स में डाउनफॉल होगा। नंबर 1। नंबर 2, हमने जितने भी सीसीटीवी कैमरेज इंटीग्रेट किए थे उनकी वीडियो वॉल हमने अब थानों में इस्टेब्लिश करा ली है। जल्दी उनका जो है वो शुभारंभ हो जाएगा और आशा करते हैं कि हम इससे रियल टाइम फ्रेम में पुलिसिंग को थोड़ी सी हमारी मदद मिलेगी और उसके रिजल्ट्स भी हमको बहुत क्विक एनालिसिस और प्रिवेंशन में आएंगे। क्राइम सॉल्व करने में हमने पिछले वर्षों में काफ़ी प्रगति की है और काफ़ी कम समय में बड़े बड़े क्राइम्स हमने सॉल्व किए हैं। अब हमारा फोकस इस पर होगा कि हम थोड़ा सा क्राइम प्रिवेंशन पर भी ध्यान दें और ऐसी पुलिसिंग में रियल टाइम फ्रेम में चेंजेस लाएं। तो अगले 6 महीने का टारगेट हमारा यही है कि पुलिसिंग को अपग्रेड करते हुए कैमरेज की सहायता से, ऑपरेशन दृष्टि की सहायता से इसमें हम वो लाएं। तीसरा जो रहेगा, ऑफ कोर्स कम्युनिटी पुलिसिंग का अप्रोच रहेगा। जनता से हम जितना जुड़ेंगे, जन सुनवाई को जितना हम उनके घर तक लेकर जाएंगे, उनके दरवाजे तक लेकर जाएंगे, मेरा मानना है कि जन शिकायतों की दर में कमी आएगी। बिल्कुल, और उम्मीद है कि आपके तमाम कैंपेन्स जो हैं, जिस उम्मीद के साथ आपने शुरुआत की है, आपको उतनी सक्सेस उसमें मिले। बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। तो जैसा कि लक्ष्मी जी ने कहा कि आप पलों के बारे में मत सोचिए, पल मत बचाइए, आप जिंदगी बचाइए और अपने लिए और अपनों के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। उम्मीद है कि आपने चर्चा को ध्यान से सुना होगा और तमाम नियम जो आप ही के लिए बनाए गए हैं, इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा है। आप उन्हें मानिए, बहुत स्वस्थ रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।